रेडियो डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रसूति फिस्टुला, समस्या और समाधान। इस विषय पर आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रोफेसर शिखा सिंह, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी सुनने वालों को, और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छी पहल है कि रेडियो डॉक्टर जैसा कार्यक्रम जो है वो प्रसारित हो रहा है, जिससे कि आकाशवाणी पे जो भी सुनने वाले श्रोता हैं उन सबको डॉक्टरी सलाह जो है वो भी, और सारे समय सचेत रह के कौन से समय हमें क्या करना है, इन सब की सूचनाएं जो हैं और अच्छे से जानकारियां दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी पहल है। जी जी जी, बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि हमारी बातचीत का विषय है प्रसूति फिस्टुला, तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहिबा आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिस्टुला ये क्या होता है? फिस्टुला जो है एक शब्द है जिसमें कोई भी कैविटी जो होती है हमारे शरीर में, उसका किसी और कैविटी से नॉट नेचुरल, अननेचुरल लिंक बन जाए। जैसे कि हमारे शरीर में एक पेशाब की थैली होती है जिसे ब्लैडर बोलते हैं, एक कैविटी हो गई। उसी तरीके से जहां से फीसेस जो है वो मल निकलता है, वो हमारा जो है वो रेक्टम होता है, वो भी एक कैविटी है। पर इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। इसी तरीके से जो स्त्रियों में वजाइना होता है, जो रास्ता है जिससे बच्चा पैदा होता है, उसका भी इन दोनों कैविटीज से कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है जी। तो फिस्टुला जो है वो अननेचुरल कनेक्शन बिटवीन टू कैविटीज, मतलब दो बॉडी में नॉर्मल कैविटीज का अननेचुरल कनेक्शन हो जाने से जो है उस चीज को फिस्टुला कहते हैं। जी जी जी। तो क्या ये भी कई तरीके का होता है क्या? हाँ, ये जैसे बात करी अभी हमने ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, उसका कनेक्शन अगर रास्ते जो यहाँ से स्त्री रोग और एवं प्रसूति रोग में हम लोग वजाइना जो वर्ड यूज करते हैं, उससे कनेक्शन हो जाए तो ब्लैडर का उससे कनेक्शन वसाइको वजाइनल फिस्टुला होता है। अगर हमारे जो पेशाब की थैली ब्लैडर का कनेक्शन है वो यूट्रस यानी कि जो बच्चेदानी है उससे कनेक्शन हो जाए तो वेसाइको यूट्राइन फिस्टुला होता है। और अगर मल के स्थान रेक्टम का अगर कनेक्शन जो है वो बच्चा पैदा होने वाले रास्ते वजाइना से हो जाए तो रेक्टो वजाइनल फिस्टुला होता है। और रेक्टो यूट्राइन फिस्टुला जो है बहुत रेयर केसेस में हो सकता है। फिर पेशाब की थैली में जो पाइप यूरेटर होते हैं जो किडनी से पेशाब लाते हैं ब्लैडर तक, उनका भी कनेक्शन जो है वो रास्ते से हो सकता है। वो केसेस जो होते हैं उनको कहते हैं यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला, यूरेट्रो यूट्राइन फिस्टुला भी हो सकती है। तो अगर हम प्रसूति फिस्टुला की बात करें तो ब्रॉडली हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि जो रास्ता एवं बच्चेदानी है उसके आगे और पीछे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। एंटीरियरली हमारा बॉडी ऑर्गन ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, जो पेशाब की थैली में किडनी से जो वो ला रहे हैं पाइप यानी कि यूरेटर, और जो निकासी है यूरेथ्रा। तो इन तीनों लेवल का कनेक्शन बच्चेदानी से और बच्चेदानी के आगे रास्ते से जो है हो सकता है। यूरेट्रो हो सकता है यानी कि पाइप से, वसाइको यानी कि ब्लैडर पेशाब की थैली से, और निकासी जो यूरेथ्रा से होती है यूरेथ्रा। इन तीनों का कनेक्शन यूट्रस यानी कि बच्चेदानी से हो सकता है या फिर रास्ता यानी कि वजाइना से हो सकता है। और पोस्टीरियर यानी कि जो चीजें हमारे बच्चेदानी और रास्ते के पीछे हैं, वो हमारी जो है इंटेस्टीन का जो पोर्शन रेक्टम होता है, और रेक्टम वाला जो पोर्शन है जहां मल इकट्ठा होता है और उसके बाद एनस से जो है वो बॉडी शरीर के बाहर निकलता है। तो हमारा एनस और रेक्टम का कनेक्शन जो है वो यूट्रस से बहुत रेयर और वजाइना से जो है हो सकता है। तो ये नेचुरल नहीं है ये कनेक्शंस आगे या पीछे के, ये जो है किन्हीं कारणों से ये कनेक्शन बन जाते हैं जिनसे महिला बहुत ही जो है वो एक गंभीर और परेशानी वाली अवस्था में पहुंच जाती है। जी जी जी। तो जो आपने बताया कि जो ये जो नेचुरल ये नहीं है, और ये जो कनेक्शंस जो बन जाते हैं तो इनकी वजह से परेशानी क्या होती है, क्या और ये क्यों बन जाते हैं, क्या कारण क्या है इनके पीछे? अच्छा, ये जो ऐसे हमने बात करी कि अननेचुरल है, तो इसमें सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो बच्चे की जो डिलीवरी के दौरान महिला बहुत प्रोलॉन्ग्ड लेबर यानी कि बहुत अत्यधिक दर्दों में बहुत ज्यादा देर रहती है, तो उस समय जो आगे और पीछे के रेक्टम और ब्लैडर के जो टिश्यू होते हैं वो नेक्रोस हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर और ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रही हैं, वो ऑब्स्टेट्रिक
ऑब्स्टेटिक फिस्टुला की बात कर रहे हैं। हाँ, ऑब्स्टेटिक फिस्टुला की बात कर रहे हैं। जी। और ऑब्स्टेटिक फिस्टुला का जो मुख्य कारण है 80 से 90% केसेस में वो होता है कि जो लेबर यानी कि जो बच्चा पैदा होने के दर्द होते हैं वो बहुत ज्यादा देर तक चलें, और बच्चा और रास्ते में अगर डिस्पैरिटी है, सीपीडी बोलते हैं, जो बच्चा नॉर्मल नीचे के रास्ते से नहीं हो सकता है, उनमें भी कई बार बहुत लंबे घंटों तक जो है प्रसूता को दर्द सहने पड़ते हैं। तो उन केसेस में जो है जो टिश्यू होता है ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली और बच्चेदानी के रास्ते के बीच में इतनी देर तक वो रहने से उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कट होती है, नेक्रोज होता है टिश्यू, और फिर वो गिव वे करके अननेचुरल 2 कैविटीज का कनेक्शन बन जाता है। जी। तो इसका मुख्य कारण जो है 80-90% केसेस में वो है ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा, लेबर प्रोलॉन्ग्ड होना, या फिर कुछ केसेस में सिजेरियन सेक्शन जो एक ऑपरेशन की विधि है जिससे कि बच्चा पैदा होता है, तो उसमें जैसे रिपीटेड कई बार ऑपरेशन हो चुके हों तो बच्चेदानी में जहां बार बार चीरा डलता है वो स्थान कई बार जरा से दर्दों में भी जो है वो नेक्रोस होके गिव वे कर जाता है, और उसमें भी कनेक्शन जो है वो ऑपरेशन के दौरान या कई बार दर्द जरा से शुरू हुए उस समय भी हो जाता है। जी। आपके कहने का मतलब यह है कि अगर गर्भावस्था के दौरान अगर प्रसूता की या माता की उचित देखभाल नहीं की गई है, हाँ, तो ये दिक्कत हो सकती है। हाँ। या लंबे समय तक डिलीवरी का पेन हो रहा हाँ। है और ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ये दिक्कत हो सकती है। या प्रॉपर नर्सिंग नहीं हो पा रही है, हाँ। और डिलीवरी के समय पर लापरवाही की गई है, हाँ। या अप्रशिक्षित दाई या हाँ। अप्रशिक्षित नर्स के द्वारा डिलीवरी कराई जा रही है, या कहीं पर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत सही आपने बोला कि अप्रशिक्षित दाई यानी कि अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट अगर है तो उसमें जो डिलीवरी कराई जाती है अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट द्वारा, उनमें ये कई बार होता है कि महिला से अत्यधिक जो है दर्द सहने के घंटे बढ़ा दिए गए, या उनसे जब तक बच्चेदानी का रास्ता फुल, हम कहते हैं फुल डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर, अगर उसके बिना भी उन्हें जोर लगाने के लिए बार बार कहा गया, बच्चे का सिर फंसा रहा, या जिन्हें औजार नहीं लगाने हैं उनको भी वो औजार लगा के इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जिसको कहते हैं वो करी गई है। तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो या नॉर्मल वैसी बिना इंस्ट्रूमेंट के भी अगर अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट है तो प्रसूता के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो ऑब्स्टेटिक फिस्टुला में लैंड अप हो। जी। और निश्चित रूप से अगर किसी अनट्रेन्ड नर्स के द्वारा या अनट्रेन्ड दाई के द्वारा ये अगर डिलीवरी कराई जा रही है तो जो माँ है या जो प्रसूता है उसके लिए भयंकर परेशानी हो सकती है। हाँ, वो बिल्कुल तो इसके लिए निश्चित रूप से आप ये सजेस्ट करेंगी कि कई बार हम लोग लापरवाही करते हैं तो ऐसी लापरवाही न करें। और बिल्कुल अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आपको डिलीवरी के दौरान कोई परेशानी है तो आप जो भी आपके डॉक्टर हैं आप उनके पास जाएं, और जो भी ट्रेंड जो डॉक्टर हैं या नर्स हैं उनके द्वारा प्रसूति का काम। और प्रसूता को कभी भी लंबे देरी तक दर्द जो है, कई बार घर में लोगों का जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनका विचार होता है कि दर्द होते ही डॉक्टर के पास ना ले जाएं। वो ये कहती हैं कि जब तक 8-10 घंटे दर्द ले लेंगे तो बच्चा जो है वो नॉर्मल होने की कोशिश रहेगी। तो वो ऐसे कई बार महिलाओं को दर्द हो रहा होता है और वो उन्हें ये सोच के कि ऑपरेशन ना कर दिया जाए, या तो वो मरीज को, हमारी जो प्रसूताएं हैं उन्हें लेकर ही नहीं आते समय से, और उन्हें बहुत लंबी देर तक जो दर्द सहन करने होते हैं, जिस समय उनका ये असेसमेंट भी नहीं हो पाता कि उन्हें हम वजाइनली यानी कि बच्चेदानी के रास्ते से नॉर्मल कराएंगे या ऑपरेशन से कराएंगे, और उसके पहले ही उनका काफी टिश्यू डैमेज हो चुका होता है। यानी कि ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी होती है। जी। मैडम, अक्सर लोगों में ये भ्रांति होती है या लोगों की ये धारणा बन गई है कि आप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो वो नॉर्मल डिलीवरी कराने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और सीजरियन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या ऐसा है या इसके पीछे आप कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, ये जो है वो मूल्यतः एक भ्रांति है क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है हमारी पहले बहुत ज्यादा थी। यानी कि अगर प्रसूता के जो है 1 या 2 बच्चे पहले हो भी चुके हैं तो भी कई बार प्रसूताएं अगर पहले बच्चों के वजन ज्यादा नहीं है और तीसरे चौथे नंबर पे वजन ज्यादा है तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि अगर किसी का एक बार नॉर्मल वजाइनल हो चुका है तो उसका जो है दोबारा से कोई कारण नहीं है कि उसका ऑपरेशन हो। तो ऐसी जो है तीसरे चौथे बच्चे में भी अगर बच्चे का वजन ज्यादा है या बच्चा उल्टा है या आड़ा है तो उनको जो है वो इतना लंबा लेबर पेन्स में रखा जाता था कि कई बार उनकी जो है बच्चेदानी फट जाती थी या रास्ता फट जाता था, फिस्टुला
फिस्टुला हो जाता था। और मरीज की जो प्रसूता है उनकी मतलब डेथ भी हो जाती थी। तो इसी वजह से जो है वो अगर हम 50 साल पहले देखें, 10 साल पहले भी देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है वो बहुत कम हो गई है। निश्चित रूप से ये चिकित्सा जगत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी। तो उसमें सिर्फ ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर अपनी वजह से कर रहा है, ऐसा कारण जो है वो भ्रांति लेके मतलब मातृ मृत्यु दर इतनी कम हो गई है क्योंकि वो कोई भी खतरा देखते हुए मातृ रक्षा के लिए जो है उनको लंबा जो है दर्दों में ना छोड़ के उनका ऑपरेशन अगर है तो ऑपरेशन, और अगर उनको नीचे रास्ते से ही असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी के लिए उपकरण होते हैं उनसे अगर है तो वो करा के और उनका जो रिस्क है फिस्टुला का और उनका तो मृत्यु तक का वो रिस्क काफी कम हो गया है। जी। तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को लेबर पेन हो रहा है या बच्चा होने को है तो निश्चित रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में ही प्रसव कराया जाए। और डॉक्टर जो भी सलाह दें, अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए सलाह दे रहे हैं थोड़ा सा आपको वेट करना है, या वो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा या सीजरियन करना पड़ेगा, तो जैसा भी डॉक्टर कहे उसके अनुसार ही करें। और जो प्रसूता दर्दों में आ रही है तो वो अगर 6 घंटे 10 घंटे भी उनको रखना है तो वो प्रशिक्षित डॉक्टर या ट्रेन्ड दाई की ऑब्जर्वेशन में वहीं रहें बजाय घर पे। अगर वो 6-8 घंटे के दर्द घर पे ले रहे हैं, बच्चे की धड़कन क्या हो रही है, नीचे के रास्ते पे क्या असर पड़ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन के बिना अगर लंबा ट्रायल वो घर पे लेते हैं तो दोनों को ही खतरा होता है, बच्चे को भी और इनको रास्ते के डैमेज का। तो अगर दर्द की शुरुआत के समय आप चेकअप करा के भर्ती रह के, चाहे आपको वहां पे कोई जरूरत नहीं है कि सबके 6-8 घंटे में हो ही जाते हैं। पहले डिलीवरी में कई बार 10-12 घंटे 14 घंटे भी लगते हैं, पर ऑब्जर्वेशन में रहें, निगरानी में रहें, अपने आप बिना निगरानी के या अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट की निगरानी में ना रहें। जी। आजकल तो अक्सर यही होता है कि जब भी मतलब कोई भी मां बनने के लिए होता है तो डॉक्टर के संपर्क में ही रहता है और पूरे समय तक गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको जो टीके वगैरह जो भी कुछ लगते हैं या जो भी चीजें हैं जो डॉक्टर सलाह देते हैं तो उसके अनुसार वो माताएं काम करती हैं या महिलाएं काम करती हैं। तो ऐसे ही डिलीवरी के समय भी वो बिल्कुल ये सही पॉइंट आपने कहा कि जिस तरीके से जब बच्चा पेट में है उस समय वो बिना प्रॉब्लम के भी फिक्स टाइम पे चेकअप के लिए जाती हैं। तो उस चेकअप का एक सफल अंत में एक स्वस्थ बच्चा, उद्देश्य वही है। तो वो उद्देश्य तभी पूर्ण होगा अगर वो दर्द आने के समय निगरानी में डॉक्टर के या ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट की निगरानी में हो, जिससे कि दर्द या फिर उनकी अगर ऑपरेशन की स्थिति में भी हैं और बहुत लेट आए हैं तो ऑपरेशन के समय भी वो टिश्यू इस हालत में होता है कि वो गिव वे कर जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है, बहुत देर तक वो ट्रायल में जो पुराने ऑपरेशन का स्कार होता है वो भी उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना नॉर्मल, तो वो उतना दर्द नहीं ले सकता, वो अपने आप गिव वे कर जाता है। या ऑपरेशन के दौरान भी पाया जाता है कि उसमें फिस्टुला जो है ऑलरेडी कनेक्शन अननेचुरल बन चुका है। जी। तो ये जो प्रसूति फिस्टुला है इसी को रोकने के लिए, इसी को कम करने के लिए, इसकी जो भी इसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 23 मई को इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला एलिमिनेशन डे 23 मई का जो है सबसे पहले 2003 से ये शुरुआत की गई थी। जी। और 2012 में जो है यूएन जनरल असेंबली ने इसको डे आइडेंटिफाई करके इसको 23 मई को एलिमिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला इस डे की इंपॉर्टेंस करी। और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और उसकी जो सिस्टर एसोसिएशंस हैं उन्होंने जो है कम से कम 1.5 लाख स्त्रियों के ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला जो है वो बिना किसी उनके खर्चे के ऑपरेट करा के उनको एक नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए भी काफी काम करा है। और 2030 तक ये पूरा उन्मूलन जो है ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला का उनका एम है। जी, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए और उनको सामाजिक, आर्थिक और एक मनोवैज्ञानिक परेशानी से बचाने के लिए बहुत उचित आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, ये एक सोशल ट्रॉमा, ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिस भी मरीज और प्रसूता को डिलीवरी के बाद अत्यधिक सावधानी और केयर की जरूरत होती है, उसमें अगर ये उत्पन्न हो जाता है कि उनका पेशाब यूरिन की लीकेज हो रही है या उनकी मल फीसिस की लीकेज हो रही है, तो उनको साइकोलॉजिकल भी बहुत डिप्रेशन होता है और उनको सोशल कट ऑफ भी हो जाता है और इन्फेक्शन भी बहुत रिस्क रहता है।
मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और हमारी आज की बातचीत का विषय है प्रसूति फिस्टुला, समस्या और समाधान। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर शिखा सिंह, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में प्रोफेसर हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहिबा, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रसूति फिस्टुला के बारे में, आपने बताया कि कारण और किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो इनके बारे में आपने बहुत विस्तार से चर्चा की, हमारे श्रोताओं को बताया। लेकिन इससे परेशानी और क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में आप अपने श्रोताओं को कुछ बताएंगे? हाँ, इनसे जैसे अभी हमने थोड़ा सा जिक्र करा था, उसी को मैं और इलैबोरेट करके जो है वो बताना चाहूंगी कि जो भी प्रसूता को डिलीवरी के दौरान फिस्टुला हुआ है, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, या तो उसमें मल यानी कि फीसिस का लीकेज होता है या फिर पेशाब यानी यूरिन का लीकेज होता है। और यानी कि जो भी मतलब पीड़ित व्यक्ति है या पीड़िता है, तो उसका कंट्रोल नहीं रहता है। और ये दोनों ही चीजें जो हैं भगवान ने इस तरीके से बनाई गई हैं कि स्फिंक्टर एक चीज होती है जो कि हमारे सेल्फ कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल में होती है। इस वजह से मल और मूत्र दोनों ही चीजों के पहले जो है बॉडी सिग्नल दिमाग की तरफ जाते हैं, और अगर एप्रोप्रिएट पोजीशन और जगह उन्हें मिल रही होती है तो ही जो है वो यूरिन या फीसिस, मल या मूत्र का जो है पैसेज होता है। जब अननेचुरल कनेक्शन दो कैविटी का हो गया, जो फिस्टुला होता है अननेचुरल कनेक्शन, तो जो बॉडी में स्फिंक्टर मैकेनिज्म थे, हमारे एनल स्फिंक्टर थे और जो हमारे यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स थे, वो वाले कंट्रोल नहीं रहते क्योंकि बॉडी कैविटी अननेचुरली कनेक्टेड है। तो जो वजाइना, जो बच्चेदानी के आगे का रास्ता है, उससे कंटिन्यूअस मल या मूत्र की लीकेज होती रहती है। यानी कि मल मूत्र का विसर्जन लगातार होता रहता है, लगातार, आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, और वो मरीज में इतनी जो चीज लगातार हो रही होती है उसकी वजह से उनसे बहुत ही दुर्गंध आती है, निश्चित रूप से। और ऐसी चीजों से कपड़े खराब होने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, खुजली रहती है, अल्सर बन जाते हैं उनके उन जगहों पे, और उनका सोशल एक स्टिग्मा है कि ऐसे लोगों से जो है दुर्गंध आ रही है, अल्सर हो रहे हैं, प्रॉब्लम है तो एक बायकॉट जैसा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, सोशल बॉयकॉट करके जिनको ज्यादा केयर की जरूरत है उनको बिल्कुल ही जो है वो अलग कर दिया जाता है, और वो बिल्कुल ही असहाय हो जाती हैं। निश्चित रूप से बहुत ही खराब स्थिति है। बहुत खराब स्थिति है। और स्त्री जो हमेशा सारे लोगों के लिए घर में काम कर रही होती है, उनको ही जो है वो घर के बाहर कर दिया जाता है कि ये मलमूत्र का वो कर रही हैं, ये खाने में नहीं रहेंगी, ये सफाई में नहीं रहेंगी, और उनके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा जाता। और उनको जो ऑलरेडी इन्फेक्शन प्रोन है, उनका खाना पीना भी कम होता है। सोशल कट ऑफ, अगर मान लीजिए वो एक वर्किंग महिला है, वो कहीं काम कर रही है, उसे वो काम से भी हटा दिया जाता है, आय का स्रोत भी नहीं रहता। तो इनका मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ सोशल, फाइनेंशियल, हर तरीके से कट ऑफ होता है। साइकोलॉजिकल बहुत डिप्रेशन के भी जो है वो शिकार हो जाती हैं ये प्रसूताएं। और इनके इलाज के लिए उनके पास ना तो लोग होते जो उन्हें लेके जाएं, ना उनके पास रिसोर्सेज होते, और उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये वाली चीज का इलाज संभव है। तो डॉक्टर साहिबा की जो आपने बताया कि ये फिस्टुला की जो समस्या है, तो क्या इसका उपचार संभव है? हाँ, जो आपने बताया कि हमें मतलब प्रिवेंटिव रहना है, केयरफुल रहना है, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई तो क्या इसका उपचार संभव है? हाँ, इसका उपचार संभव है, जो कि काफी अच्छी सक्सेस रेट है। सर्जिकल ही इसका ट्रीटमेंट है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा अगर प्रसूता जैसे कहीं अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट के द्वारा डिलीवरी करा के हमारे पास 3-4 दिन बाद आई, या मान लीजिए 1 महीने बाद आई, तो उन केसेस में तुरंत रिपेयर नहीं किया जाता, 3 महीने के बाद रिपेयर करा जाता है, क्योंकि 3 महीने में बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो इन्वोल्यूशन एक प्रोसेस होता है, उससे वो नॉर्मल स्थिति में पहुंचते हैं, जो 9 महीने बच्चे के लिए अलग तरीके से बढ़े थे। जो डिलीवरी के दौरान जो भी कुछ बढ़े थे, वो सब नॉर्मल होने में 6 हफ्ते का समय लगता है, कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने का। तो उसमें जो नॉर्मल होने के बाद अगर वो लेट हमारे पास आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए उनमें इन्फेक्शन हो चुका है, तो इन्फेक्शन ट्रीट करके उसके बाद करते हैं, तो ये ऑपरेशन फिर 3 महीने पे हो जाते हैं। उसमें नीचे वजाइना जो होती है उस रास्ते से भी कर सकते हैं, एब्डोमिनल यानी कि पेट के रास्ते से खोल के भी कर सकते हैं, और दूरबीन के रास्ते से भी कर सकते हैं। जी मैडम, आपने बताया कि ये जो ऑपरेशन, ये दूरबीन के रास्ते से या खोलकर या जो भी आपने बताया, तो क्या ऑपरेशन यानी कि सर्जरी ही इसका एकमात्र इलाज है, या दवाओं के माध्यम से भी ये ठीक हो सकता है? नहीं, दवा के माध्यम से जो अननेचुरल कैविटी कनेक्शन हुआ है वो दवा के माध्यम से करेक्ट नहीं हो सकता। जी।
अगर मरीज में उस समय कोई और साथ में परेशानी है जिसकी वजह से उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए नहीं लिया जा सकता, तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए दवाइयां दी जा सकती हैं, इंजेक्शन के रूप में भी, ओरल मुंह से खाने वाले रूप से भी, लोकल ऑइंटमेंट से भी, कि घाव जो है वो ठीक हो जाए, इन्फेक्शन ठीक हो जाए। तो वो टेम्परेरी दवाइयां हैं कंट्रोल इन्फेक्शन करने के लिए और ऑपरेशन के लिए फिटनेस तक की तैयारी। यानी कि इसका एकमात्र जो ट्रीटमेंट सर्जिकल, है वो सर्जरी ही है। हाँ, सर्जरी। तो सर्जरी जो आपने बताया कि 2-3 तरीके से होती है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत? हाँ, देखिए, ये जो सर्जरी अननेचुरल हुआ है कनेक्शन, तो उसमें जो कनेक्शन बन गया है वो कितने दिन बाद आ रहा है और कितना इन्फेक्शन ऑलरेडी उसमें हो चुका है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वो सर्जरी के बाद कितनी सक्सेसफुल रहेगी। अगर वो टिश्यू बहुत नेक्रोस होके काफी बड़ा जो है वो हट गया है, इन्फेक्शन की वजह से काफी बड़ा एरिया उसमें ग्रसित हो गया है, तो ऐसे में रिपेयर सर्जरी जो है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है। अच्छा। अगर वो फ्रेश क्लीन वाली स्थिति में आए हैं, तो अगर मान लीजिए सिजेरियन के समय देखा गया है कि वो काफी ऑब्स्ट्रक्शन में लेट आई थी और जब ऑपरेशन खोला गया तो ऑलरेडी ब्लैडर जो पेशाब की थैली है उसका कनेक्शन जो है वो रास्ते से या बच्चेदानी से हो चुका है, तो वो उसी समय रिपेयर हो जाता है, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन ऑपरेटिव स्टेट में ही हो रहा है। अगर वो ही मान लीजिए 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने भर बाद इन्फेक्टेड स्टेट में इन्फेक्शन के साथ आएगी, तो उसमें जब हम क्लीन करके इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लगा के तब ऑपरेट करेंगे तो उसमें उतनी सक्सेस रेट नहीं होगी जितनी हाल के हाल अगर उसी समय हो गई। तो ये जो कारण होते हैं कि मरीज की खाने पीने की स्थिति, टिश्यू की नेक्रोसिस, उनका हीमोग्लोबिन क्या है, टिश्यू की अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो उनकी स्ट्रेंथ जुड़ने की वैसे ही कम होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सक्सेस रेट ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वजाइनली आपने रिपेयर कर दिया, वजाइनली फेल हो गया, तो फिर एब्डोमिनली ओपन करके मेश लगा के और ज्यादा उसको थोड़ी सी जटिल सर्जरी के द्वारा दोबारा कर लिया गया, पर अच्छी सक्सेस रेट है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद एक नॉर्मल लाइफ प्रसूता जी सकती है, कोई सोशल डिप्राइवेशन नहीं है और इंडिपेंडेंटली बिना इन्फेक्शन के, बिना दुर्गंध के, मतलब एक समझिए दूसरी जिंदगी मरीज को मिल सकती है। जो आपने बताया कि इसका जो ट्रीटमेंट दवाओं से संभव नहीं है, ओरल दवाओं से, इसके लिए जो सर्जरी है वही एकमात्र उपाय है और उसमें भी सक्सेस के चांसेस होते हैं अगर आप पहले आए हैं। हाँ। अगर आपको ये परेशानी हो गई है और आप पहले डॉक्टर के पास आ गए हैं तो सक्सेस रेट अच्छी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि ये जो कारण है इस समस्या का, और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप गर्भवती हुए हैं तो और आपका जो भी आपकी डिलीवरी होनी है तो उस दौरान आप पूरे दौरान डॉक्टर के संपर्क में रहें, डॉक्टर जैसा भी आपको सजेस्ट करे उस तरह से आप ट्रीटमेंट लें और कभी भी अनट्रेन्ड डॉक्टर या दाई से अपना प्रसव न कराएं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो की पॉइंट्स हैं, की मैसेज हैं, क्योंकि आज उन्मूलन दिन है, इंटरनेशनल ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला का उन्मूलन। तो उन्मूलन तभी संभव है जब हम प्रिवेंटिव स्टेज पे उसको कंट्रोल करें। तो प्रिवेंटिव स्टेज पे यह है कि प्रसूता जो जब भी दर्दों में आए तो प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के अंडर में रहे और उसकी 9 महीने अच्छे से देखभाल हुई हो, उसका हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छी कंडीशन में हो। अगर प्रसूता मान लीजिए लेबर में स्टार्ट होने पे ही आ गई प्रशिक्षित जगह और उनका हीमोग्लोबिन केवल मात्र 5 है, तो इतने कम हीमोग्लोबिन पे अगर वो जो लंबी प्रोलॉन्ग लेबर में फिस्टुला बनने का रिस्क है वो उनमें रिस्क भी बढ़ जाता है और उसकी रिपेयर का सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपके कहने का मतलब यह है कि गर्भावस्था के दौरान एक माता का जो भोजन है, खाना पीना है, बिल्कुल, और जो उसकी दिनचर्या है वो भी नियमित और बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही, मतलब जिस तरीके से पूरे 9 महीने एक बच्चा एक शुक्राणु और एक एम्ब्रियो से शुरू हो रहा है तो उसकी पूरी बनने तक की स्टेज जो है वो माता पे ही डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अगर माता का हमारा खाना पीना, दवाइयां, उचित देखभाल होगी तो ही अंदर बच्चा भी पूरा अच्छे से विकसित होगा और माँ का शरीर भी जो है विकसित करने में जो है वो क्षय नहीं होगा, उसका डिके नहीं होगा। तो इसलिए उचित देखभाल पूरे 9 महीने बच्चे की देखभाल के लिए माँ की देखभाल और अच्छा खाना पीना नियमित तरीके से करने से, टीके लगने से, आयरन लगने से, जो हमारी कोई भी प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर जो सलाह देते हैं उनके द्वारा करना, और जब भी लेबर में प्रसूता दर्दों में जाए तो वो प्रशिक्षित जगह पे सुपरविजन में रहे जिससे कि इस तरीके की कोई भी संभावना
पैदा ही ना हो, तो वही उन्मूलन का बेस्ट है। अगर हो जाता है तो उचित जगह पे सलाह के द्वारा सर्जरी से ही इलाज संभव है, और वो भी समय पर पहुंचे। अगर कोई भी आपको कष्ट है, कोई भी परेशानी है डिलीवरी के बाद में, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कुछ एबनॉर्मल हो रहा है आपके साथ में, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनके पास जाएं और उनको अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने, क्योंकि कई बार ये होता है कि महिलाएं अगर परेशानी थोड़ी है जी, तो वो अपने घर के लोगों को भी बहुत महीनों तक बताती नहीं। कई बार हिचक की वजह से, शर्म की वजह से, या कुछ भी कारण हो सकता है, डर से, हिचक से वो खुद भी अपने घर के लोगों को ये बताती नहीं है। बार बार जो है वो वॉशरूम चली जाएंगी, वो बताएंगी नहीं कि इन्हें लीकेज हो रही है मल की या मूत्र की, ये वाली चीजें वो बताती नहीं है, जिससे कि फिर इन्फेक्शन होके, टिश्यू खराब होके जब वो दिखाने आती हैं बहुत दिनों बाद, तो वो स्थिति काफी खराब हो चुकी होती है। जी। तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, और जब भी गर्भावस्था के दौरान अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, और डॉक्टर आपको जैसी सलाह दे उसके अनुसार आप अपना कार्य करें। बिल्कुल। और आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम? ये जागरूकता के लिए आकाशवाणी आगरा की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जो भी उन्मूलन है उसके लिए भी जागरूकता जरूरी है। पहले जागरूक होंगे, जो मालूम हो कि ऐसा हो सकता है खतरा, तो आप उन्मूलन के लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स में रहेंगे। तो जो हमारी जनता है वो पहले उन्हें जागरूकता हो कि ऐसा हो सकता है और इसके बचाव कैसे हैं, और अगर हो जाए तो उसके लिए हमारे पास उपाय क्या है। तो सबसे पहले इसका कदम जागरूकता है, जिसके लिए आकाशवाणी आगरा ने बहुत ही अच्छा कदम लिया है कि हमारी प्रसूताएं और उनके घर के लोगों में जागरूकता हो कि ऐसा ऐसा उनके साथ ना घटित हो, उसके लिए उन्हें क्या क्या जो है वो प्रिवेंशन करनी है। और अगर बाई चांस उनके साथ या उनके रिलेटिव्स, अड़ोसी पड़ोसी किसी में भी अगर ऐसी परेशानी है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टरी सलाह से सर्जिकल ऑपरेशन कराने के लिए सलाह दें। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, और उनके परिवार में जो भी उनकी माताएं, बहनें या जो भी महिलाएं हैं, तो उनको अगर कहीं कोई भी दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने परिवार की माताओं, बहनों या महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान प्रॉपर आहार मिले, प्रॉपर रेस्ट मिले, प्रॉपर आराम मिले, और डिलीवरी के समय किसी भी अनट्रेन्ड हाथों के द्वारा डिलीवरी न कराई जाए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि 9 महीने की देखभाल भी रहे और उचित हाथों में देखभाल रहे। जी। तो उन देखभाल की वजह से जो है ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला जैसा कोई भी कारण हमारी भारत में मात्र उसमें रिस्क नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो वैसे हम लोग जो है थोड़ा मतलब अंडर प्रिविलेज जो नेशन कहा जाता है, जो मोदी जी की पहल से अब हम एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज में आ रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारी माताओं का ध्यान भी जो है वो विकसित देशों के बराबर ही होगा, तभी हम उनके बराबर के देशों में रहेंगे और ये वाली चीजें हमारी उन्मूलन होंगी। शिखा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारी, आपने प्रसूति फिस्टुला के बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत